कि जो बीजेपी के समर्थक संगठन थे उन्होंने बहुत चतुराई के साथ में एक नारे का निर्माण किया विधानसभा चुनाव के दौरान कि मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं। लेकिन दिल्ली में इस तरह के लोग ताकतवर हैं जो अभी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए डर वो वाला है कि कुछ भी किया जा सकता है। संख्या के दम पे कांग्रेस पार्टी जो अभी सत्तारूढ़ है वो शिकस्त नहीं खाएगी, लेकिन इसके अलावा अगर गैर संवैधानिक तरीके इस्तेमाल करते हो या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके आप यूज करते हो तो उस सरकार को आप नुकसान पहुंचा सकते। नमस्कार। देश भर में चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और मोदी सरकार को जो बहुमत मिला है वो अविश्वसनीय है। लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ जी। नारायण जी, सबसे पहले आपसे ही इस संदर्भ में जानना चाहेंगे, एग्ज़िट पोल थे वो बिल्कुल ही एग्ज़िट हो गए क्योंकि पोल में ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। नहीं, हम जैसे लोग जब मैदान में जाते थे तो हमें लगता था कि 10 में से 7 लोग मोदी का नाम ले रहे हैं, तो हमको लगता था कि ये प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हमने देखा 3 तरह के मतदाता मैदान में दिखते थे। एक वो जो आक्रामक भाव से मोदी का नाम लेके पैरवी करते थे, 2 वो जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस का दबी जमान में डरते डरते नाम लेते थे, और तीसरे वो जो अनिर्णायक थे, जिनके मन में कोई निर्णय लेने की बात नहीं थी, कहते जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अंततः वो जो पहले नंबर के मतदाता है उनका प्रभाव, उनकी आक्रामकता ने वातावरण बनाया और उसकी उनको कामयाबी मिली है। तो ये अपेक्षित था जिस तरह का था, और क्यों नहीं होना चाहिए कि जब पूरे देश का मीडिया, जब प्रचार के सारे संसाधन, सारे हमारे संस्थान एक व्यक्ति को संबोधित करके काम कर रहे हो तो उसका फ़र्क पड़ता है। और कहते हैं कि 90% लोग उस वातावरण की देन होते हैं जो उनके सामने प्रस्तुत होता है। उसमें आम आदमी उस वातावरण का हिस्सा बना है कि एक रूमानी तस्वीर प्रस्तुत की गई, एक ऐसी तस्वीर जिसमें कोई नकारात्मकता नहीं है एक व्यक्ति के बारे में, है गुण अवगुण पे नहीं, उनके काम पे बहस नहीं, सिर्फ जज्बात के आधार पे निर्णय करवाए गए। उसका लाभ मोदी जी को मिला, हम उनको बधाई देते हैं। वो हमारे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि उनके सामने जो विरोधी थे उनकी नीतियाँ उतनी अच्छी नहीं थी, उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं किया गया। उनके पास 5 साल थे, वो चाहते तो अपने संगठन को मजबूत कर सकते थे, अपना वैचारिक धरातल पुख्ता कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए वो। मैं ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करूंगा, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी रहनुमाई में भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वो अपने उन मूल्यों से, उस काम से बहुत दूर चली गई है जो आज़ादी के बाद और आज़ादी के वक्त उन्होंने अख्तियार किए थे। वो जितना दूर उनसे जाएगी उतना दूर वो आवाम से जाएगी और उसका नुकसान उनको होगा। लेकिन सर, अभी हाल ही में 6 महीने ही हुए हैं उस बात को कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन फिर से वो 25 के 25 बीजेपी रिपीट हो रही है। सरकार को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सरकार बन गई राजस्थान में कांग्रेस की। उसमें कांग्रेस पार्टी का खामी रही है कि चुनाव के पहले जो वातावरण था बीजेपी सरकार के समय, वो व्यवस्था विरोधी ज़बरदस्त प्रबल रुझान था, और बीजेपी के खुद के लोग भी मान रहे थे उनकी प्रचंड हार होगी। लेकिन कांग्रेस अपने पक्ष में उमड़े वातावरण को समेट नहीं पाई। उनकी आंतरिक लड़ाई ने ये परिणाम दिया हमें कि कांग्रेस पार्टी के 12 विधायकों की प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। उनके 17 प्रत्याशी तीसरे नंबर पे थे, उनके 6 प्रत्याशी चौथे स्थान पे थे। इसका मतलब उन्होंने टिकटों में बंदरबांट की और वो जनता ने स्वीकार नहीं किया। इस नाते उनको कम सीटें मिली। वो चाहते तो एक अच्छा बहुमत हासिल कर सकते थे, वो रिफ्लेक्ट बाद में भी लोकसभा चुनाव में भी हुआ है। तो कांग्रेस के पक्ष में जो हवा थी उसको बुना नहीं पाए। दूसरी बात ये भी हुआ कि जो बीजेपी के समर्थक संगठन थे उन्होंने बहुत चतुराई के साथ में एक नारे का निर्माण किया विधानसभा चुनाव के दौरान कि मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं। यानी वो ये मतदाताओं के इस रूप में तैयार किया कि अभी बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो वसुंधरा के जरिए निकल जाए, और जब 2019 में चुनाव हो तो मोदी जी के पास वो गुस्सा न पहुँचे। उसका लाभ बीजेपी को मिला है। दूसरा, उन्होंने ये भी किया एक तरीके से कि अगर अशोक गहलोत अच्छे व्यक्ति हैं तो हमने उनको राज्य में चुन लिया, केंद्र में हमको मोदी चाहिए। ऐसा करके उन्होंने उन मतदाताओं को भी अपने पक्ष में किया है जो बीजेपी के नहीं है। बीजेपी की रणनीति बहुत कुशलता से रची गई थी। ये चुनाव दरअसल मीडिया का चुनाव था, ये सोशल मीडिया का चुनाव था, ये सोशल वॉरियर्स का चुनाव था,
ये पहली बार हिंदुस्तान में हमने देखा कि राजनीतिक पार्टियों ने वार रूम बनाए। ये शब्द बहुत खतरनाक है लोकतंत्र में। वार रूम नहीं होते हैं, आप अभियान समिति या अभियान के लिए बात कर सकते हैं। तो हमने एक समाज का मिजाज ऐसा बनाया जो मुठभेड़ पैदा करता है, जो टकराट पैदा करता है, जो विचारों पे जोर कम देता है, जो शोर शराबे पे जोर ज़बरदस्ती पे बात करने की तरफ हमें ले जाता है। और ऐसे मतदाता भी हमें मिले जो कह रहे थे कि हमें मुद्दों से मतलब नहीं है, हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है। बिल्कुल ये देखने को मिला कि अधिकांश मतदाता ये कह रहे हैं कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। अगर मतदाता ये सोचता है कि वो अपने स्थानीय प्रत्याशी की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देता है, तो हम एक ऐसा मतदाता तैयार कर रहे हैं जो राजनीतिक तौर पे सोचने की तरफ नहीं जाता है। एक भारत जैसा लोकतंत्र अपने 542 सांसदों से मजबूत होता है, न कि एक व्यक्ति के जरिए मजबूत होता है। एक वो व्यक्ति गलत भी हो सकता है, वो गलत फैसले भी कर सकता है। इसीलिए हमने 542 सांसद और सीटें रखी है कि ऐसे प्रत्याशी हम चुनें जो विचार विमर्श कर सके, जिनमें बुद्धिमत्ता हो, जिनमें विवेक हो, जो अच्छे बुरे में फ़र्क कर सके। लेकिन अब की बार हमने मतदाता को ये कहते हुए सुना कि हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें उस व्यक्ति से मतलब है जो दिल्ली में तख्त ताज पे अभी बैठा हुआ है। सर, एक चीज़ इन चुनावों में निकल के आई कि इस बार वंशवाद और जातिवाद को लोगों ने तोड़ दिया और जो वंशवाद और जातिवाद जो फैलाते थे उनको नकार दिया। ये आंशिक तौर पे सही है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। जैसे राजस्थान में दिया कुमारी की दादी सांसद रही है, चूरू के सांसद राहुल कस्वा साहब के पिताजी सांसद रहे हैं, उनके दादा भी सांसद रहे हैं। ऐसे भी कुछ और बीजेपी के मंच से जीते हैं। दुष्यंत सिंह चुनाव जीते हैं, उनकी मां सांसद रही है, उनकी नानी सांसद रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उससे जीते हैं। भरतपुर से रंजीता कोहली के ससुर हैं, वो सांसद रहे हैं। तो ये आधों पे लागू होना, आधों पे लागू नहीं होना, इसका मतलब वो मुहावरा नहीं चला। हिमाचल में देखिए अनुराग ठाकुर जीते हैं, और भी बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं जिनको राजनीति वंश परंपरा और विरासत पे मिली है। तो ये कहना अर्ध सत्य है। कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो राजस्थान में हल की नहीं है, लेकिन अभी भी पिछले जब से परिणाम आया एक नई बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस की सरकार अब अधर-जूल में है। महीने भर में कुछ भी राजस्थान में हो सकता है और उपचुनाव की संभावना बन रही है। आप क्या देखते हैं, है हकीकत या केवल माहौल बनाया जा रहा है? लोकतंत्र वैसे संख्या का खेल होता है। कांग्रेस के 100 अपने विधायक हैं, 101वां विधायक उनका सहयोगी दल है और 6 निर्दलीय विधायकों ने उनको समर्थन दे रखा है और 6 बीएसपी के लोग भी उनको समर्थन दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली में इस तरह के लोग ताकतवर हैं जो अभी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए डर वो वाला है कि कुछ भी किया जा सकता है। संख्या के दम पे कांग्रेस पार्टी जो अभी सत्तारूढ़ है वो शिकस्त नहीं खाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर गैर संवैधानिक तरीके इस्तेमाल करते हो या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका यूज करते हो तो उस सरकार को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होगी लोकतंत्र के लिए, क्योंकि पहले बीजेपी इस पे आपत्ति करती रही है, कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाती रही और कांग्रेस ने मिसयूज भी किए हैं। तो अब अगर आप भी वैसा करेंगे तो इनमें आप में क्या फ़र्क रहा है? संभावनाएं हैं कि राजस्थान में तख्तापलट हो सकता है। बेशक मैं तख्तापलट की नहीं कहता, लेकिन सरकार पे ज़बरदस्त दबाव आएगा। वो आर्थिक दबाव भी होगा क्योंकि केंद्र कोई सहयोग नहीं करेगा। वो विधायकों में असंतोष को कल्टीवेट करेंगे, अस्थिरता पैदा करेंगे। सरकार चले तो भी ये प्रभाव पैदा हो कि सरकार चल नहीं पा रही है, अस्थिरता की वजह से कामकाज नहीं होंगे, उसका वो लाभ लेना चाहेंगे। खुद नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो मुख्यमंत्रियों की और राज्यों की स्वायत्तता की बात करते थे। वो दिल्ली को आंखें दिखाते थे, वो दिल्ली पे आक्षेप भी लगाते थे। अब हम मानते हैं कि जब वो खुद केंद्र में सत्तारूढ़ है तो अपनी पार्टी के अलावा जो सत्तारूढ़ सरकारें हैं उनको वो उतनी लिबर्टी देंगे, उन अधिकारों को इस्तेमाल करने की आज़ादी देंगे जो खुद अपने लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वो चाहते थे। सर, एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा। खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री अपनी ही विधानसभा को नहीं बचा पाए इस लोकसभा चुनाव। ये अब महत्व इसलिए नहीं रखता कि अखिल भारतीय स्तर पे हुआ है। जिस सरकार कांग्रेस की है उसके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी खुद की सीट चली गई है, इसलिए वो इमेटीरियल हो गया। अब वो प्रासंगिक नहीं रहा।
उससे जुड़े दूसरा सवाल अब प्रासंगिक है कि कांग्रेस क्यों नहीं लोहा ले पाई। कांग्रेस के पास 5 साल थे, वो अपने संगठन को सशक्त कर सकती थी। हम याद करके देख सकते हैं कि कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर 5 साल में किसानों के मुद्दे पे कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, दलितों के मुद्दे पे कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया, आदिवासियों के मुद्दे पे कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। राजस्थान में भी 5 साल में जो लड़ाई लड़ी गई थी किसानों की, वो सीकर में अमराराम के नेतृत्व में लड़ी गई। उस पार्टी का एक भी विधायक नहीं था, लेकिन उन्होंने 11 दिन तक सड़कें जाम रखी और उसमें समाज के हर वर्ग ने भागीदारी और शिरकत की। कांग्रेस पार्टी जिसके 21 विधायक थे, वो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाई है। उन 5 साल में बीजेपी सरकार ने लेबर लॉ बदल दिया, मजदूरों के हाथ काट लिए, उनके ट्रेड यूनियन राइट्स को कर्टेल कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। रोडवेज को धीरे धीरे पंगु बनाया गया, लेकिन कांग्रेस कोई रास्ता जाम नहीं कर पाई है। ऐसे ही लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, उस पर बड़ी लड़ाई मेधा पाटकर ने आके यहाँ लड़ी, कांग्रेस वो लड़ाई नहीं लड़ पाई थी। ऐसे स्कूलों की यूनिफिकेशन पे कांग्रेस कोई बड़ा मोर्चा नहीं ले पाई थी। जब प्रेस बिल आया, कांग्रेस को 1.5 महीने तक पता नहीं लगा कि सरकार ऐसा कानून ले आई है। वो लड़ाई भी मीडिया ने लड़ी और दूसरे संगठनों ने लड़ी है। जो लिंचिंग हुई, उस पर भी कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर पाई थी। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की रहनुमाई में कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाई है, जबकि आदिवासी उनको समर्थन देते रहे हैं। तो राजस्थान में जो 17% दलित हैं, उन्होंने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया, क्योंकि 38 दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की घटनाएं हुई, फिर कांग्रेस पार्टी उनके आंसू नहीं पहुंच पाई थी। मजबूरी में उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। तो वोट जब उत्साहहीनता से पड़ता है, तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है, क्योंकि वो मुख्य पार्टी यहाँ पे बीजेपी के अलावा है, और उसका लाभ उसकी प्रतिद्वंदी बीजेपी पार्टी को मिलता है। कुल मिला के अगर बात करें तो कांग्रेस जो आक्रामक तौर पे कांग्रेस को उतरना चाहिए था मैदान में, वो आक्रामकता कांग्रेस नहीं दिखा पाई, जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा।